हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। तो भाई जल्दी से आप लिखना स्टार्ट करें। भाई सबसे पहला अपना जो आज का रूल रहेगा आप लिखिए मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप लिखिए भाई लेट A and B be two events. Capital A and capital B be two events associated with the same random experiment. With the same random experiment. ठीक है? Then the probability of simultaneous occurrence। भाई पहले आप लिखते रहें, उसके बाद हम क्लियर करते हैं कि ये है क्या। simultaneous occurrence of two events A and B is equal to the probability of one of the events multiplied by the conditional probability of the other। ठीक है भाई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ठीक है भाई, क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, या तो ऐसे होगा या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय में बी। ठीक है भाई, तो भी आप ध्यान रखें कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो दोनों का, ठीक है, एक साथ होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा ना, ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ओके, यदि ए पहले हुआ है और बी बाद में, और या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। यदि पहले ऐसे में, ठीक है, पहले अगर हमारा बी होगा और फिर हमारा इवेंट ए होगा, सही है। तो भी पहले आप ध्यान रखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई ये सब सेम ही बात होती है, ठीक है, ध्यान रखिए आप, ये सब बातें सेम ही होंगी। अगर हमने ए इंटू बी लिखा तो समझ जाइए कि ए एंड बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी भी यही होगा। ओके, तो भाई देखिए आप, ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना। जैसे लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ठीक है भाई, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो भी इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है ना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। चलिए, अब अगर यहां से मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो आप क्या करेंगे? इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। सही है, तो ये अच्छा, या फिर अगर आप निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, बी बाय ए, दैट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है भाई, जिन बच्चों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो लास्ट के 2 लेक्चर देख सकते हैं। चलिए, अच्छा, इसके बाद ये क्या बन जाएगा भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इस बार आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। सही है। अगर हमें दो इवेंट्स का ना, ठीक है, साइमल्टेनियस अकरेंस का क्या निकालना हो, प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करेंगे? एक की प्रोबेबिलिटी को दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। तो आइए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, शायद आपको यहां से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, आप मान लो ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। सही है भाई, एक बैग में 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है,
आप लिखिए 3 balls are drawn 1 by 1। एक काम करो, पहले ना स्टार्टिंग में आप यहां 3 की जगह 2 कर दो, ठीक है। तो जनरलाइज्ड लॉ को अभी हम पढ़ने वाले हैं, पहले आप 2 कर दे यहां पर। 2 balls are drawn 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। भाई जो बॉल बैग से निकाली उसे वापस नहीं डाला, ठीक है। 2 balls are drawn 1 by 1 without replacement. Find the probability that first is red and second is black। तो यहां से अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हमने आज करना क्या है। तो देखो भी एक बैग में 4 रेड और ठीक है 6 ब्लैक बॉल्स हैं। तो आपने 2 बॉल्स निकाली और ध्यान रखें भाई 1 by 1, ठीक है। जब भी आप 1 by 1 करेंगे या 1 आफ्टर द अदर करेंगे या ड्रोन इन सक्सेशन करेंगे, ड्रोन सक्सेसिवली करेंगे, तो फिर वहां पर आप कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे। जब आप बॉल्स को एक साथ गिराएंगे भाई कॉम्बिनेशन आप तब जाकर यूज करते हैं, अदरवाइज आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो दूसरा आप ध्यान रखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का, ठीक है भाई, विदाउट रिप्लेसमेंट इसे आप ध्यान रखिए। अब आप मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है भाई। पहले ड्रॉ में रेड बॉल का गिरना, इसे आपने क्या बोला ए, सही है। और आप बी मान ले इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इन सेकंड ड्रॉ। सेकंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल के गिरने को आपने क्या माना भाई, बी माना है ना। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो आप क्या निकालेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब आप देख लें आपके बैग में कितनी बॉल्स थी, 4 रेड थी ना, तो ये आ जाएगा 4 बाय 10, सही है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। प्रोबेबिलिटी बी की जब ए पहले ही हो चुका है, देखो अगर ए पहले ही हो चुका है ना, तो क्या होगा, एक बॉल कम हो जाएगी क्योंकि जो बॉल बैग से निकाली थी वो बैग में वापस नहीं डाली। तो अब हमारे पास 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। तो 6 बाय में 9, तो टोटल बॉल्स कितनी रहेगी 9, क्योंकि एक रेड बॉल जो पहले निकाली थी वो बैग के बाहर ही रख दी है ना, उसे रिप्लेस नहीं करा। तो भाई देख लो आपका आंसर क्या जाएगा, 24/90 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगली बात, ठीक है। अगर हम बात करें जनरलाइज्ड मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की, तो आप लिखिए एक्सटेंशन ऑफ, ये तो बात होगी 2 इवेंट्स की, अब बात करेंगे 2 से ज्यादा इवेंट्स की। एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, आप लिखिए इफ a1 a2 up to an are n events, if a1 a2 an are n events related to a random experiment, ठीक है भाई, ये सारे एक ही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 a2 इंटू an, ठीक है भाई। मतलब इन सभी इवेंट्स के साइमल्टेनियसली अकरेंस की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इक्वल टू होगी, पहले होगा a1, सही है, और उसके बाद होगा a2, लेकिन a2 से पहले a1 हो चुका है ना, तो उसके बाद होगा a3, लेकिन a3 से पहले a1 a2 दोनों हो चुके हैं है ना, और लास्ट में होगा an, लेकिन an से पहले आपके a1 a2 an-1 आपके ये सभी इवेंट्स हो चुके हैं, सही है भाई। तो भी आप इस रूल को भी याद कर लेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा वो 2 के लिए था और अब ये है ज्यादा के लिए, सही है भाई। तो चलिए, अच्छा इसके ऊपर हम 1-2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल लेकर चले भाई, ठीक है, आप एग्जांपल लेकर चले इसका। ए बैग कंटेन्स 5 white 7 red and 8 black balls, 8 black balls, ठीक है भाई। तो इफ 4 balls are drawn 1 by 1 without replacement,
विदाउट रिप्लेसमेंट। बस आप इस वर्ड पर ध्यान दें, ठीक है, 1 by 1 पर। यहां पर कॉम्बिनेशन नहीं लगेंगे, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर व्हाइट बॉल्स, ऑल आर व्हाइट बॉल्स। चलिए भाई, अब आप एक काम करना, ठीक है, बजाय एबीसीडी लिखने के, है ना, बजाय एबीसीडी लिखने के आप एक काम करना, लेट WI इज इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल इन ith ड्रॉ। ठीक है, एक ही बार में लिखा और बात खत्म। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले ड्रॉ में व्हाइट बॉल गिरी, इसे क्या बोला, W1। अगर दूसरे बॉल में व्हाइट बॉल गिरी, उसे क्या बोला, W2। अगर थर्ड ड्रॉ में गिरी, उसे बोला W3। सही है भाई। तो हमने निकालना क्या है, W1, W2, W3, W4। चारों बॉल्स कैसी होंगी, व्हाइट। तो भाई पहले आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, प्रोबेबिलिटी ऑफ W2। लेकिन W2 से पहले W1 हो चुका है और W3 इसके बाद, लेकिन उससे पहले ये दोनों हो चुके हैं। इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ W4, लेकिन उससे पहले 3 बॉल ऑलरेडी व्हाइट गिर चुके हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 है ना, क्या बन जाएगी, टोटल बॉल्स कितनी है, 5, सॉरी, है ना, व्हाइट बॉल्स कितनी है, 5, और टोटल बॉल्स कितनी बन गई, 8 7 15, 15 5 20। तो 5 by 20 इंटू में 4 by 19 इंटू में, देखो जो बॉल निकाली है वापस नहीं डाली ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। इस पर भी ध्यान दें आप। पहले आप ध्यान देंगे 1 by 1 पे और दूसरा ध्यान देंगे विदाउट रिप्लेसमेंट पे। तो 3 by 18 और इंटू में 4 by, सॉरी 2 by 17। सही है। तो जो भी आएगा आप इसे निकाल लेंगे, बस सिंपल सा आंसर रहेगा आपका। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए भाई ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। ठीक है, ये आज का हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तो आप लिखिए बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन आप उसके ऊपर ट्राई करते चलें। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, क्लास 11 में भी हम इसे थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। ठीक है, हालांकि उसके बेस पर हमने क्वेश्चन ट्राई नहीं किए थे। तो चलिए लिखिए भाई, 2 इवेंट्स एसोसिएटेड with a same, ठीक है, with a random experiment are called independent। इन्हें हम कहेंगे इंडिपेंडेंट if probability of occurrence of one event is not affected by the probability of occurrence of the other इवेंट। सही है भाई। तो सिंपल सी बात है भाई कि जब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी का दूसरे इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो भी ऐसे इवेंट्स को, है ना, ऐसे इवेंट को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो भी पहले आप ध्यान दें कि इस बात पर, ठीक है, कि यदि ए और बी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। तो आप लिख लीजिए, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, एक मिनट स्पेलिंग थोड़ा ठीक लिख लूं उसे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन भाई याद रखिए कि अगर ए और बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सही है, क्योंकि अगर ए से पहले बी हुआ या नहीं हुआ, इस बात का ए पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात का ए पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, है ना। तो अगली बात, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। अगर प्रोबेबिलिटी निकालें बी की और उससे पहले ए हुआ या नहीं हुआ, इस बात का ए पे, बी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी नहीं। बस आप ध्यान रखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इसके लिए, है ना, यहां पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, बी क्या है, वो
जीरो ना हो, और यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी जो ए है वो जीरो ना हो भाई, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है भाई। और एक और बात, आप दो बातों में फर्क जान लें कि एक तो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और एक होता है इंडिपेंडेंट। भाई दो अलग बातें हैं, ठीक है, दो अलग बातें हैं भाई। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसमें क्या आएगा, उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में बात चल रही है प्रोबेबिलिटी की, कि एक के होने की प्रोबेबिलिटी का दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। मान लो दो बच्चे, ठीक है, उन्हें हम मैथ्स का एक क्वेश्चन देते हैं, तो सपोज एक का प्रोबेबिलिटी सोल्व करने का है उस क्वेश्चन को 1/5, दूसरे का 1/4, ठीक है। तो किसी एक बच्चे का अगर प्रॉब्लम सोल्व हो गया, इस बात का प्रोबेबिलिटी दूसरे से भी बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होने वाला, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। और आप लिख लीजिए। अच्छा भाई ये देखिए यहां से, अब आप यहां से देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अगर ए और बी कैसे बन गए भाई, इंडिपेंडेंट, तो अगर ए से पहले बी हुआ या नहीं हुआ, इस बात का ए पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगा। लेकिन फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, ये फॉर्मूला होगा। और अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है भाई। तो आप इस रिजल्ट को याद कर लेंगे, हेंस आप लिख लें, हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लो भाई इस बात को आप याद कर लें। और अब हम पूरी एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि हम करने वाले हैं आगे चलकर, वो पूरी इसी बात के ऊपर बेस्ड होगी कि अगर दो इवेंट कैसे हैं इंडिपेंडेंट, तो फिर उनके साइमल्टेनियस अक्रेंस का प्रोबेबिलिटी जो होगा उनकी प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर बन जाएगा। सही है। तो भाई अब इसे भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं एन इवेंट्स के लिए, ठीक है। अगर दो की बजाय हमारे पास एन इवेंट्स होते तभी हम इसे एक्सपेंड कर लेते, ठीक है भाई। अच्छा यहां पर हम बस आप ध्यान रखें कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा होगा ना कि ए और बी कैसे हैं इंडिपेंडेंट, तो आप ये रिजल्ट यूज करेंगे ना, ये वाला, ठीक है भाई। आइए बच्चों इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अच्छा अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ए और बी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। क्या होंगे भाई, इंडिपेंडेंट वो नहीं होंगे फिर वो। तो लिखिए भाई, एन अनबाइज्ड मतलब फेयर, एन अनबाइज्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को दो बार फेंका गया। लेट ए इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है, इवन नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। तो पहले थ्रो पे वो इवन नंबर आएगा, और बी क्या है भाई, इवन नंबर ऑन सेकंड थ्रो, ठीक है। बस सीधा लिख लें से, ठीक है, इसमें टाइम लग जाएगा। इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन सेकंड थ्रो, सही है। तो अब हमें चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं, सही है। तो भाई जब आप डाई गिरेंगे ना दो, तो क्या होगा भाई, आपके पास टोटल 36 केस बन जाएंगे ना। और अगर बात करते हैं ए की, देखो पहले पर क्या है, इवन है ना, पहले पर क्या है, इवन। तो आप देखिए इसे हम डायरेक्ट निकालते हैं, चलो। तो बच्चों इसे हम डायरेक्ट निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आप देखिए भाई डाई में दो नंबर है ना, ऐसे, सॉरी पेयर ऑफ डाई में, ठीक है, हमारे पास दो नंबर है यहां पर ऐसे। तो अगर पहले पर क्या आएगा, इवन, पहले पर क्या आएगा, इवन, यहां पर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं सेकंड वाले पे। अगर इवन आएगा तो इसके लिए चॉइस कितनी बची अपने पास, चॉइस बची 3, है ना, 3। और यहां पर चॉइस कितनी बची भाई, 6। यहां पर कोई भी आए, पहले प्लेस को भरने के अपने पास 3 तरीके होंगे ना। देखो इतनी ज्यादा केस हम काउंट नहीं करने वाले,
इतने ज्यादा केस हम काउंट नहीं करने वाले, इसे हम वैसे ही पीएनसी लगा के कर देंगे। तो टोटल 18 बन गया, तो बाई में 36, सही है। अब प्रोबेबिलिटी बी निकालें, ये आ गया 1/2। प्रोबेबिलिटी बी क्या होगा भाई, अब यहां पर आएगा इवन नंबर, यहां पर पहले पर कुछ भी आए तो इसके लिए चॉइस कितनी होगी भरने की, 6, और इसके लिए 3। अगेन 18/36, तो यानी कि 1/2 है ना। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहला भी इवन और दूसरा भी इवन, यहां पर भी इवन एंड यहां पर भी इवन है ना। तो इस प्लेस को भरने के हमारे पास 3 तरीके, या तो 2 भरेंगे या 4 या 6। इस प्लेस को भरने के हमारे पास 3 तरीके है ना। तो टोटल 9 तरीके हो गए, टोटल 36 के, यानी 1/4। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर बन गई। तो दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है भाई। तो अच्छा एक और बात, ठीक है, यहां पर आप ध्यान रखें कि जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ए बाय बी में है ना, यदि ए के, ठीक है, बी के होने से ए को फर्क नहीं पड़ने वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही कहेंगे। ओके, तो चलिए आप अगला एग्जांपल लेकर चलें, मतलब आज हम करने क्या वाले हैं। तो मान लो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल shuffled 52 कार्ड्स, ठीक है, वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज ए किंग एंड सेकंड इज ए क्वीन। ठीक है, जल्दी से आप एग्जांपल नोट कर लें। तो चलिए अभी देखो, ए मान लें इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए किंग इन फर्स्ट ड्रॉ, किंग इन फर्स्ट ड्रॉ, और बी आप मान लें भाई क्वीन इन सेकंड ड्रॉ। और भाई 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी में ना आपको लिखने का काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, आपको इवेंट को डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा एग्जाम के दौरान। क्या बनेगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो भाई पहला कार्ड जो किंग है, किंग कितने हैं, इतने है ना, 4 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है 4/52। अब जो, अच्छा ये बात ध्यान देवी, विद रिप्लेसमेंट, जब रिप्लेस कर दिया तो ए के होने या ना होने से बी को प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना, आपको बी बाय ए लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही कहें। अब क्वीन कितनी है भाई, 4, टोटल कार्ड कितने हैं, 4 है ना, तो 1/13 इंटू 1/13, 1 बाय में 169, ये अपना आंसर आ जाएगा। चलिए अभी अब हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को पढ़ लेंगे। आप लिख लीजिए रिजल्ट्स इफ E and F are two independent events associated with S। ठीक है, मतलब सेम ही रैंडम एक्सपेरिमेंट का ये हिस्सा है S। देन नंबर 1, E and F complement are also independent। सेकंड आप लिखेंगे भाई E complement and F are also independent। थर्ड आप लिखिए E complement and F complement are also independent। ठीक है भाई, तो इसे आप याद भी कर लेंगे और हम इसे प्रूव भी कर लेते हैं, आपसे याद भी कर लेना भाई। चलिए सबसे पहले E और F दो कैसे इवेंट है भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मतलब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। सही है, गिवन है इक्वेशन 1 मान लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव E एंड F कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। मतलब हमें यह प्रूव करना है कि इनके इंटरसेक्शन का साइमल्टेनियस अकरेंस का जो प्रोबेबिलिटी है वो इनके है ना इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के बराबर, हमें यह प्रूव करना है। तो आइए बच्चों से प्रूव करते हैं। तो भी पहले तो आप ध्यान रखें कि ये देखो, सपोज आपका सैंपल स्पेस है ना,
ये E है अपना और ये क्या है F। तो E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका सेट कौन सा बनता है भाई, ये आपका सेट बनता है E में से गया E इंटरसेक्शन F, ये बनता है आपका ये, ठीक है। अब आप खुद भी सोचो ना, E और F के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है तो आपको ये सेट मिलेगा, ये सेट, इसकी बात चल रही है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब लेकिन ठीक है, आप फ्रॉम 1 से देखें, E एंड F आर इंडिपेंडेंट, तो क्या बन जाएगा ये बराबर इसके बन जाएगा ना, इनकी मल्टीप्लिकेशन के। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E आप कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो ये क्या बन गया भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉम्प्लीमेंट हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपने ये प्रूव कर दिया, E एंड F कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। अब जो सेकंड पार्ट है ना इसका, ये तो बिल्कुल ठीक है सिमेट्रिकल केस बन गया, इसे आप खुद ट्राई कर लेंगे, बिल्कुल सिमेट्रिकल केस बन गया। हम प्रूव करते हैं थर्ड पार्ट। अभी आपको क्या प्रूव करना है, E कॉम्प्लीमेंट एंड F कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, मतलब आपको ये प्रूव करना है, सही है भाई। चलिए अब आप कंसीडर करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए पहली बात, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, है ना, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ हम इसे ऐसा लिख देंगे। अगली बात, इसे कैसे लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F। तो चलिए बच्चों लगाइए फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F, बिकॉज E एंड F आर इंडिपेंडेंट, E एंड F आर इंडिपेंडेंट है ना, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये बन जाएगा भाई ये। तो जल्दी से आप मल्टीप्लाई ओपन कर लें, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ F है ना। अब यदि आप इसके फैक्टर में आते हैं तो फैक्टर ये बन जाएंगे, आपको सिंपल दिखाई दे रहा है कि फैक्टर ये बन रहे हैं, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉम्प्लीमेंट। सही बात है भाई, तो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रूफ समझ में आ रहा है इसका, ठीक है भाई। और चलिए अगला रिजल्ट आप लिख लें, जो मेन क्वेश्चन है ना अपने एनसीईआरटी वाले, वो हम अगली एक्सरसाइज में कवर करेंगे, सॉरी अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और भाई जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए भाई आप लिखिए, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अब ध्यान रखिए भाई, ठीक है, एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of at least one of A and B is given by 1 minus probability of A complement, ठीक है, into probability of B complement, ऐसे। तो भाई आप ना इसको याद भी कर लेंगे इस रिजल्ट को, हालांकि मैं आपको उसका प्रूफ दे दूंगा, लेकिन आपको अल्टीमेटली तो याद ही करना पड़ेगा ना। और भाई आप पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर याद कर लें कि जब भी कहा होगा ना एटलीस्ट 1 का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आप ये निकालने पहले कोई भी इवेंट हुआ ही नहीं, उनके कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो उसे एक में से माइनस कर दें, तो क्या आएगा, कम से कम एक तो हुआ ना। तो हमें निकालना क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए यूनियन बी निकालना अपने को, कम से कम एक इवेंट हुआ, या तो ए या तो बी। तो भाई क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सही है। अब हमें ना कॉम्प्लीमेंट की टर्म में प्रूव करना है सब कुछ, तो आप देखते रहना मेरी बात को ध्यान से। तो चलिए पहले मैं ये करता हूं, अच्छा ए और बी कहते हैं इंडिपेंडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, ये बन जाएगा। तो यदि यहां से और यहां से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आप कॉमन ले लेंगे ना, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब तो ये जो बन जाएगा ना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, सही है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैं क्या लिखूंगा भाई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, सही है। अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन मिल गया, इसमें है ना ये और ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और -1, चलिए देखा जाएगा, ठीक है, जो भी बनेगा देखा जाएगा बाद में। अब ये क्या बन गया, उसे उल्टा कर देना आप, ये क्या बन गया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा +1, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, सही है भाई। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आपको कहो ना कि एटलीस्ट है ना ए और बी में किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो आप क्या करेंगे, दोनों इवेंट ही नहीं हुए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के क्या करेंगे भाई, इसे 1 में से माइनस कर देंगे, सही है। तो चलिए, अच्छा इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, आप लिख रहे हैं ए प्रॉब्लम, चलो पूरा लिख लो, ए प्रॉब्लम इन मैथ्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट ए बी एंड सी, भाई 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, देयर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्विंग इट आर, आप लिखिए भाई 1/2, 1/3 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, भी प्रॉब्लम सोल्व हो गया, इस बात का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर प्रॉब्लम सोल्व हो गया इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम, भी कम से कम किसी एक ने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, तभी जाकर हम कहेंगे ना कि प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो आप एक काम करें, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा ए अपने को गिवन है ना 1/2, प्रोबेबिलिटी बी अपने को गिवन है 1/3, प्रोबेबिलिटी सी अपने को गिवन है 1/4, ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सोल्व होने का। अब आप निकाल लें प्रॉब्लम सोल्व ना होने का प्रोबेबिलिटी 1/2, बस एक में से माइनस कर देना, एक में से माइनस कर दें इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को, सी से नहीं हुआ 3/4, ठीक है भाई। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम सोल्व हो गया मतलब एटलीस्ट वन ने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, तो आप क्या करेंगे, पहले आप ये निकाल लें प्रॉब्लम किसी एक से भी सोल्व नहीं हुआ, तो इसका उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया कि प्रॉब्लम कम से कम किसी एक ने सोल्व कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, 3 गया, इससे गया 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, सही है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आप इस थ्योरी को ना बड़े अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि अगले लेक्चर में हम केवल क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और स्पेशली एनसीईआरटी की बात भी कर लेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, तब तक आप पढ़ाई करते रहें और ठीक है, अगले लेक्चर का, ठीक है, थोड़ा वेट करें, जल्दी आपको अगला लेक्चर मिल जाएगा। और भाई जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ओके।